Z अंग्रेजी वर्णमाला का आखिरी अक्षर है, लेकिन उसके बाद लूप में आता है A, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर है। जब जीवन में कोई समस्या आती है, खास तौर पर कोई बीमारी और किडनी जैसे वाइटल ऑर्गन की बीमारी आती है, तो हमें लगता है कहीं मेरे जीवन का Z तो नहीं आ गया। लेकिन सही सलाह और सही ट्रीटमेंट से हम फिर एक बार जीवन की शुरुआत कर सकते हैं और हमारे प्रियजनों के साथ जीवन का आनंद ले सकते हैं बिना किसी परेशानी के। नमस्कार, मैं हूँ आसावरी और Z टॉक के आज के इस एपिसोड में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। Z टॉक एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम आप सबको रूबरू करवाते हैं भारत के कुछ सुप्रसिद्ध जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी स्पेशलिस्ट से। यदि हमारी किडनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है या किडनी में कोई इन्फेक्शन है या पहले हम किडनी की कोई समस्या देख चुके हैं, फेस कर चुके हैं, तो उस समस्या से उभर कर एक स्वस्थ जीवन कैसे जिए, ये हम आज के एपिसोड में जानेंगे। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान से। हमारे आज के मेहमान हैं भारत के प्रसिद्ध नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेश जेसवानी। डॉक्टर जितेश जेसवानी महाराष्ट्र के ऑरेंज सिटी नागपुर से हैं और नेफ्रॉन किडनी हॉस्पिटल में बतौर नेफ्रोलॉजिस्ट वो काम करते हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जितेश जेसवानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। Thank you for the opportunity. तो हम किडनी डिजीजेस तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन सुबह का समय है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं? So I have a very erratic work schedule, unfortunately, but I do try my best that to remain active. So I do try to have at least 8 hours of sleep. I do not get 8 hours of sleep a lot, but then I do try that at least 6 to 7 hours of sleep I should get. I try to avoid having any addictions like alcohol, smoking or tobacco. It's not good. It creates a chronic inflammation and then lifestyle disorders हो जाते हैं. Then of course water intake. I think as a nephrologist we always advocate drink a lot of water. So 8 glasses of water, roughly 2 लीटर जो है किसी भी एक सामान्य इंसान के लिए काफ़ी है। Obviously नागपुर विदर बीइंग अ हीट रीजन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है। So of course यहाँ पे we advocate patients to take slightly more water, normal human beings to keep hydrated, keep their kidneys functioning well. तो डॉक्टर, हम थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। किडनी का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है और हम जो कहते हैं कि किडनी फेल हो गई, मतलब क्या हुआ और इसके कारण क्या है? और आपको लगता है कि हाल ही में किडनी फेलियर के केसेस बढ़ रहे हैं? राइट। सो हम सबके बॉडी में 2 किडनी होती है यूजुअली, और ये किडनी के जो है वो बहुत सारे काम हैं। सबसे पहला जो बेसिक काम किडनी का हम सबको पता है वो है यूरिन बनाना। हमारे बॉडी का वाटर बैलेंस जो है किडनी मेंटेन करके रखती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण काम किडनी का है फिल्ट्रेशन। शरीर का गंदगी, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से हमारा एंड प्रोडक्ट निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट, इन सबको किडनी छन्नी की तरह साफ करके पेशाब के माध्यम से बाहर फेंक देती है। नंबर 3 इज इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करना। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सबको किडनी जो है एक बैलेंस करके रखती है बॉडी में। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता कि किडनी 2 हार्मोन्स बनाती है। सबसे पहला है इरेथ्रोपोइटिन, जो आपके बोन मैरो को संकेत देते हैं कि आपको ब्लड चाहिए, सो ब्लड बनता है। एंड नंबर 2 इज़ विटामिन डी। विटामिन डी जो है हम सबको सनलाइट से, हमारे फूड से मिलता है, बट ये विटामिन डी एक्चुअली किडनी में जाके एक्टिवेट होता है। तो जिनको किडनी का प्रॉब्लम होता है उनमें इन सब चीज़ों की कमी होती है। जैसा आपने पूछा कि किडनी फेलियर
क्या होता है या उसके क्या टाइप्स होते हैं। तो किडनी फेलियर बेसिकली जब भी किडनी का फंक्शन जो है वो डिसरेगुलेट हो जाए उसको हम किडनी फेलियर बोलेंगे, जो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है अक्यूट मतलब जब पहले पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो और अभी किसी कारणवश किडनी के ऊपर असर आ गया, जैसे कि मान लीजिए बुखार में आ गया, कोई दर्द की दवाई लेने के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण, कभी कभी कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं बॉडी में उसके कारण। और दूसरा होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ मतलब जब इरिवर्सिबल किडनी डैमेज हो चुका है, जैसे कि हमें एल्डरली पेशेंट्स में मिलता है जिनको लंबे समय से शुगर है, लंबे समय से बीपी है, या फिर बार बार जिनको किडनी स्टोन्स होते हैं। Unfortunately, recently we are seeing a lot of young patients who are coming with renal failure because of a lot of reasons. Number 1, I think is obviously lifestyle disorders हो गए हैं, hypertension, diabetes आजकल बहुत young age में हो गया है। Number 2 is over the counter supplements, जैसे कि patients पेन किलर्स ले लेते हैं गाँव में। एंड आजकल बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जो जिम में सप्लीमेंट्स, क्रिएटिनिन, वे प्रोटीन्स ले रहे हैं, उनका यूरिया बढ़ के रहता है। So there are a lot of reasons which are now contributing to young patients who are coming with renal failure. And I just want to add one more thing, that there is a very peculiar thing about Vidarbh. There is a disease now which has been labeled as CKD-U, CKD of unknown etiology. ये जो है ये आप यवतमाल के जो हिल्स हैं उसके रूट्स में जो गांव है, उसमें अगर आप देखेंगे तो हर दूसरे घर में किडनी फेलियर है। अरे बाप रे। उसका रीज़न ये पाया गया है अभी कि वहाँ का जो सॉइल है उसमें कुछ ऐसे मेटल्स हैं, ये स्टडी अभी भी चल रही है VNIT में, कि उसका जो और नीरी में कि ये जो सॉइल है प्रॉबेबली इसमें कुछ ऐसे मेटल्स है जिसके कारण यंग पेशेंट्स को CKD हो रहा है। एंड सिमिलरली व्हेन आई वाज वर्किंग इन राजस्थान, देयर वाज अ बेल्ट इन सीकर which had a lot of CKD patients. So CKD-U भी अभी एक एंटिटी है जो यंग पेशेंट्स को इन्वॉल्व कर रही है। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये है कि किडनी डिजीजेस के क्या क्या टाइप्स हैं और सबसे सामान्य रूप में कौन सा किडनी डिजीज़ हमें देखने को मिलता है? राइट, सो कॉमन टाइप्स ऑफ किडनी डिजीज़ अगर मैं बात करूं तो जैसा हमने जाना, एक तो अक्यूट किडनी इंजरी होता है जिसमें अभी किसी कारणवश किडनी के ऊपर असर आ जाता है। दूसरा होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जिसमें एक लंबे समय से किडनी के ऊपर इंजरी चल रही है और अब किडनी अब एक इरिवर्सिबल स्टेज में पहुंच गई है जहाँ पे अब वो ठीक नहीं हो सकती। उसके बीच का भी एक स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम RPRF कहते हैं, जिसमें एक स्कोप रहता है कि शायद वो किडनी का फंक्शन एक हद तक शायद से रिकवर हो जाए। यदि मैं कॉजेज़ की बात करूं तो भारत में या महाराष्ट्र में भी जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हमको दिखते हैं रीनल फेलियर के वो हैं शुगर और बीपी। दैट इज़ द बिगेस्ट बर्डन ऑफ रीनल फेलियर। उसके बाद कुछ डिजीजेस जैसे कि किडनी स्टोन्स हो गए, कुछ ड्रग्स के कारण किडनी के प्रॉब्लम्स हो गए, कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां जिसमें शरीर में कुछ ऐसे तत्व बनते हैं जो खुद ही के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां, और कभी कभी जो है कुछ इन्फेक्शंस के कारण भी जो है वो किडनी डैमेज हो सकती है। डॉक्टर, आपने अभी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन बीमारियों का जिक्र किया, जैसे एनीमिया और ये सब बीमारियां हैं, तो इनकी जो हम दवाइयाँ लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट में किडनी पर असर कैसे पड़ता है और उससे क्या हो सकता है? नॉट नेसेसरली अनीमिया, बट बहुत सारी ऐसी मेडिसिन ज़रूर हैं जिससे किडनी के ऊपर असर हो सकता है। पहले तो है पेन किलर्स। पेन किलर्स बहुत लंबे समय तक अगर आप लेते हैं तो उनसे डेफिनेटली आपकी किडनी के ऊपर असर हो सकता है। नंबर 2 इज़ सप्लीमेंट्स। बहुत बार हमको लगता है कि क्या मुझे कैल्शियम की कमी है, क्या मुझे कोई सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता है, हम जस्ट ओवर द काउंटर ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों को कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं गॉल ब्लैडर में, किडनी में, जिसकी वजह से स्टोन्स बन जाते हैं, नॉट जस्ट इन किडनी बट गॉल ब्लैडर्स ऑल्सो, एंड दीज सप्लीमेंट्स कैन ऑल्सो, दीज मेडिसिन्स कैन ऑल्सो हार्म द किडनीज। और नॉट जस्ट दिस, सम एंटीबायोटिक्स जो यूजुअली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जिनको अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कहा जाता है, बट कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग की बॉडी उनको टॉलरेट नहीं करती, and then they land up into acute renal failure a lot of times. Okay. तो डॉक्टर, आपने अभी बताया कई कारण जिसकी वजह से किडनी की बीमारियां हो सकती हैं, तो मेरा अगला सवाल ये है कि
कैसे पता चलेगा कि किडनी की बीमारी हो रही है? कुछ अर्ली सिम्टम्स क्या है कि जो हम देखकर ऑब्जर्व करके तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पहुँचे कि कुछ इस तरह की बीमारी हमें हो रही है? अनफॉर्चुनेटली बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स जो होते हैं वो एंड स्टेज रीनल फेलियर में आते हैं, जब पेशेंट्स को पता ही नहीं रहता। बहुत बार हम इतने बिजी हो जाते हैं हमारे दिनचर्या में कि हम इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, हमें लगता है ये तो प्रॉब्ली ऐसे ही हो रहा है। बट कुछ सटल साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे आप सोच सकते हैं कि शायद आपको किडनी का प्रॉब्लम हो। पहला है पैरों में स्वेलिंग आना, है ना। यूजुअली जैसे जैसे दिन गुजरता है ये सूजन जो है वो बढ़ती है, उसको दबाने में गड्ढे आते हैं। पेशाब में झाग या फेस आना, ये भी एक कारण है कि किडनी में से प्रोटीन लीक हो रहा है, जो एक अर्ली साइन है किडनी फेलियर का। आंखों के नीचे सूजन आना, चलने में दम आना, पेशाब रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं इन पेशेंट्स को, जैसे पेशाब कभी कभी इन पेशेंट्स को रुक रुक के होता है, पेशाब की धार अच्छी नहीं होती है, कभी कभी यूरिन में ब्लड दिख सकता है, और अर्ली एज में ब्लड प्रेशर डायग्नोस होना, या फिर आपके परिवार में अगर किसी को भी 50 इयर्स के ऊपर है, उनको लंबे समय से शुगर है, बीपी है, तो कुछ सिम्टम्स के लिए ध्यान रखना चाहिए। एंड एनुअल चेकअप इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, सो दैट यू कम टू नो दैट इफ योर ऑर्गन्स आर गेटिंग अफेक्टेड बाय योर डिजीज और नॉट। Right. So as they always say, prevention is better than cure. So preventive measures अगर हम ले तो वो काफी अच्छा होता है। तो डॉक्टर, आपने अभी सिम्टम्स के बारे में बताया, हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करते हैं, हमारे दर्शकों को वो भी थोड़ी जानकारी आप दीजिए कि क्या लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, और डायलिसिस जो एक मेन ट्रीटमेंट है किसी भी किडनी डिजीज़ का, वो एग्जैक्टली क्या है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हर किडनी फेलियर पेशेंट को शायद डायलिसिस ना लगे। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ रीनल फेलियर। स्टेजेस होते हैं 1 से लेके 5 तक। जब पेशेंट सीकेडी स्टेज 2 या 3 में होता है तो बहुत बार कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से हम किडनी को एक हद तक प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। उन पेशेंट्स का जो किडनी का प्रोफाइल है उसको मेंटेन करने की कोशिश रख सकते हैं। लेकिन हाँ, जब ये डिजीज़ एडवांस होता है, जिस भी कारण से, अगर वो नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज़ है या नॉन कॉम्प्लायंस है, जिस भी कारण से अगर मान लीजिए पेशेंट एंड स्टेज रीनल फेलियर यानी कि सीकेडी स्टेज 5 में चले जाता है, तो हमें कोई फॉर्म ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी पड़ती है। इसका मतलब ये कि किडनी का काम कुछ हमें करके दे, कोई चीज़ हमें करके दे। तो यूजुअली उसके 2 प्रकार होते हैं, या तो डायलिसिस या तो होता है किडनी ट्रांसप्लांट, जो एक तरीके से परमानेंट ऑप्शन है ना। तो यदि डायलिसिस की मैं बात करूँ तो डायलिसिस एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, और डायलिसिस 2 प्रकार का होता है। एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, मतलब पेट का डायलिसिस, जिसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड होता है जो पेशेंट के एब्डोमेन में डाला जाता है, और एक हमारी परत होती है एब्डोमेन में, पेरिटोनियम, वो नॉर्मल जो है वो एक छन्नी की तरह काम करती है। इस पद्धति की खासियत ये है कि ये पेशेंट घर पे ही कर सकता है, ये इजी टू डू है, और पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स आर ऑल्सो, देयर इज नाउ समथिंग कॉल्ड इज ऑटोमेटेड पीडी। तो एक ना छोटी सी आपकी जीरोक्स मशीन जितनी मशीन है, वो पेशेंट घर पे लगा लेता है, रात को उसको कनेक्ट करके सो जाता है, उसमें 8 साइकिल्स एक्सचेंज के हो जाते हैं, अगले दिन अपने काम धंधे पे पेशेंट वापस चले जाता है। तो ये हो गया पेरिटोनियल डायलिसिस। दूसरा जो मोर कॉमन है, जो इंडिया में करते हैं हम, उसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मतलब खून का डायलिसिस। जब शरीर का खून निकल के एक मशीन में साफ होके अपना ही खून शरीर में वापस जाता है, जिसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। ये पद्धति के लिए यूजुअली पेशेंट्स को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। होम हीमोडायलिसिस भी नागपुर में अब चालू हो गया है। इस डायलिसिस की पद्धति में पेशेंट को 2 से 3 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और वो मशीन जो है वो शरीर की इम्प्योरिटीज़, गंदगी, एसिड, इन सब को क्लियर करती है, और एक्सेस जो वाटर जमा हो जाता है लंग्स में, पैरों में, उनको भी साफ करने में मदद करती है। एंड आई हैव टू से दैट डायलिसिस इज़ एक्सट्रीमली सेफ। जो हम कॉमनली सुनते हैं सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे पेशेंट्स पढ़ के आते हैं, वो सच नहीं है। क्योंकि यदि आप एक रेगुलर डायलिसिस करें, अगर आप अच्छा डायलिसिस करें, सो वी हैव पेशेंट्स इन माय ओन हॉस्पिटल हु आर डूइंग डायलिसिस इन 17 years, 19 years. I have a lady who is on dialysis in 17 years. She is a Hindi teacher at a school. She is still working. वो हफ्ते में 2 दिन आती है, अपने स्कूल खत्म होने के बाद खुद ही 2 व्हीलर पे आती है, डायलिसिस कराती है, खुद ही वापस चल जाती है। सो देयर आर एग्जाम्पल्स, एंड आई थिंक ये जो मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में, उसको दूर करने की बहुत ज़रूरत है।
किडनी डिजीजेस की जो ट्रीटमेंट है, आपने डायलिसिस के बारे में बताया, एक और ट्रीटमेंट है जो किडनी ट्रांसप्लांट, तो उसके बारे में भी बताइए कि कब किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है और क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है ये करने में। सो किडनी ट्रांसप्लांट ऑब्वियसली जब किडनी इरिवर्सिबली डैमेज हो गई है, उसमें अब कोई स्कोप नहीं है डैमेज होने का, तब किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, दैट इज सीकेडी स्टेज 5। ट्रांसप्लांट भी जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैडेवर ट्रांसप्लांट और दूसरा होता है लाइव। कैडेवर का मतलब है जब कोई मृत शरीर अंगदान हमें एक हॉस्पिटल से मिलता है जिसमें कोई पेशेंट ब्रेन डेड है या कार्डियक डेथ है एंड फैमिली इज विलिंग फॉर ऑर्गन डोनेशन। आपको जान के हैरानी होगी कि एक कैडेवर 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। 2 किडनीज जो अलग अलग लोगों को जा सकती हैं, लिवर, हार्ट, लंग्स, यही नहीं इंटेस्टाइन, स्किन, कॉर्निया भी डोनेट होता है। सो एक पेशेंट जो है वो कुछ ना सिर्फ ऑर्गन बट टिश्यू डोनेशन भी करता है। इसके लिए देयर इज अ लिस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र एंड विदर्भ की लिस्ट है जिसमें पेशेंट्स रजिस्टर होते हैं और उस नंबर के अनुसार उनको ऑर्गन एलोकेट होता है। द नंबर 2 इज लाइव ट्रांसप्लांट। लाइव ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट एंड इट इज सजेस्टेड। लाइव ट्रांसप्लांट मीनिंग परिवार में जब कोई किडनी डोनेशन देना चाहे, भारत के लॉ के अनुसार ओनली फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री रिलेटिव्स आर ओनली अलाउड टू गिव ऑर्गन डोनेशन। एंड ये पाया गया है कि जब कोई ब्लड रिलेटिव किडनी देता है तो वो किडनी लंबी चलती है। फॉर एग्जाम्पल एक बहन अपने भाई को या भाई अपने बहन को दे रहा है या एक पिता अपने बेटे को या बेटी को किडनी देता है तो उनका सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, उनका जेनेटिक मैच भी होता है। तो ये पाया गया है कि ऐसी किडनियां जो है वो लंबे समय तक चलती हैं, ज़्यादा साल अच्छी इनका ट्रांसप्लांट होता है। एंड डेफिनेटली चैलेंजेस इसमें बहुत हैं। I think one of the major challenges is finances, but now there are a lot of schemes that government has come up with and there are a lot of CM and PM relief funds which are helping these needy patients also. Okay. और ये सब तो है, मतलब बीमारी, उसके ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ये तो एक पार्ट है ही, लेकिन हम जैसा बोलते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट ये बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमें कई बीमारियों से दूर रखने में। तो वैसे ही किडनी की बीमारियों से दूर रहने में हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट का क्या रोल है और कैसे मैनेज किया जाए उससे? राइट मैम, आई थिंक तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं ये बहुत स्पेसिफिकली डाइट फॉलो करें। उसका बहुत सिंपल रीज़न ये है कि इनके बॉडी के जो फिल्टर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो भी एक्सेस में लेंगे वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं यूजुअली इनको हम एडवाइस करते हैं कि वाटर इनटेक कम लें, सारा वाटर मिला के 1 से 1.5 लीटर लें, क्योंकि इनमें आगे जाके पेशाब की मात्रा कम होती है तो सूजन आने का डर रहता है। सॉल्ट इनटेक वैसे भी हम रेकमेंड करते हैं कि 6 to 8 ग्राम से कम ही दे हम। तो हम इन पेशेंट्स को समझाते हैं कि जो घर पे खाना बनता है उसको थोड़ा अलग करके इनमें अलग तरीके से नमक डाला जाए। एक मिसकंसेप्शन मैं दूर करना चाहूँगा, सेंधा नमक बहुत सेफ नमक नहीं है। सेंधा नमक मे बी नॉट बी हैविंग अ लॉट ऑफ सोडियम बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेशियम, so that potassium is actually harmful for the kidney patients. नंबर 2, इनको जो है जब डायलिसिस नहीं चल रहा है तो इनको प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट लेना है। उसका कारण ये है कि बॉडी में ये जो यूरिया क्रिएटिनिन है ये बनता कहाँ से, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है, तो ये बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा। तो इनको प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट दी जाती है जिसमें सिट्रस फ्रूट्स नहीं होते, जिसमें पोटेशियम होता है, क्योंकि पोटेशियम इनके बॉडी से बाहर नहीं निकलता। लेकिन जो पेशेंट्स डायलिसिस पे होते हैं उनको जो है प्रोटीन रिच डाइट देना पड़ता है, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन इज लॉस्ट ड्यूरिंग द सेशन ऑफ डायलिसिस। विटामिन बी बी और सी की कमी हो जाती है, तो विटामिन बी और सी रिच डाइट देना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ट्रांसप्लांट के बाद जिंदगी बदल जाती है, ऐसा नहीं है कि आप सब ले सकते हैं डाइट में, but definitely a lot of things are relaxed once you have done a transplant. And of course I always advocate not to take any addictions because they are not good. तो डॉक्टर, हम जब किसी बीमारी की बात करते हैं, ख़ास तौर पर किडनी जैसे वाइटल ऑर्गन की बीमारी की हम बात करते हैं, तो एक इमोशनल ट्रॉमा भी होता है उस ऐसी बीमारी की वजह से। तो वो इमोशनल मैनेजमेंट पेशेंट्स का कैसे किया जाता है, और जब कोई पेशेंट किसी इस प्रकार की बीमारी से गुजर रहा है तो उसमें उसके परिवार की या समाज की भूमिका कैसी होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, अगर इतनी बड़ी बीमारी किसी को अचानक से पता चल जाए या फिर कोई ऐसा पेशेंट जिसको डायलिसिस चालू हो जाए, ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है।
इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। क्योंकि आपको एक हॉस्पिटल जाना है प्रॉब्ली हफ्ते में 2 या 3 बार, अगर पेरिटोनियल डायलिसिस भी करना है तो वो भी रोज़ करना है आपको अपने घर पे, तो डेफिनेटली इट इज़ एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर द पेशेंट्स। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो केयर टेकर है उसका, जो इंटायर फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है बहुत बार, क्योंकि एक पेशेंट अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, यूजुअली बाकी पेशेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद ही आते हैं डायलिसिस कराते हैं, खुद ही चले जाते हैं। बहुत लोग अपने ऑफिस या दुकान से आते हैं, कराते हैं, वापस अपने काम पे चले जाते हैं। लेकिन एक पूरी फैमिली का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि एक पेशेंट के साथ एक रिलेटिव आता है साथ में, कोई उसको ड्रॉप करने आता है, कोई उसे पिकअप करने आता है, कोई उसके साथ रहना चाहता है हर समय, एंड ऑफ कोर्स इट हैम्पर्स द डेली लाइफस्टाइल ऑफ द एंटायर फैमिली। बट इसके लिए आई पर्सनली डू टेक हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट हु डू विजिट्स माई सेंटर, एंड वी आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू काउंसिल द पेशेंट्स। व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि उनका न्यूट्रिशन आप ऐसा कर दो कि उनका मसल मास बढ़े, सो दैट दे आर इंडिपेंडेंट and they should not feel that probably they are a burden to their own family, which is very important. अभी ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, and बहुत बार मैंने एग्जाम्पल्स देखे हैं, कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ ट्राइबल एरियाज, कुछ रूरल एरियाज में ऐसा होता है कि if the female is the patient, a lot of time they don't want to do a lot, but I have seen a big change in last few years. Wherein husbands are taking very good care of their wives when the wife is suffering from kidney disease, and children are taking very good care of their parents. So I think एक वो patient के साथ वो positive change and patient के साथ एक conversation is extremely important, कि ये एक part of life है, but ये सब कुछ नहीं है. So don't center your life to negativity of this. So that is, I think, is extremely important. तो डॉक्टर, आपने किडनी डिसीज़ेज़ के बारे में, उनके प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और हमारे दर्शकों को बहुत ही यूज़फुल जानकारी आपने दी। जाने से पहले हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि फॉलो अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। कोशिश करिए कि आपका जो वाटर इनटेक है वो एटलीस्ट 8 ग्लासेस या फिर 2 से 3 लीटर, गर्मियों में कभी कभी थोड़ा ज़्यादा रहे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज मेक श्योर व्हेन यू आर वर्किंग, आई फॉलो इट, दैट एक पानी की बॉटल रख दी एंड आई हैव द टास्क कि भाई 5 बजे तक यहाँ बैठे हो तो इसको कंप्लीट करके जाना है। नंबर 2 इज़ रिस्ट्रिक्ट योर सॉल्ट इनटेक। सॉल्ट इनटेक शुड बी लेस देन 6 to 8 grams पर डे। एक लाइफस्टाइल में बैलेंस डाइट रहे जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इक्वल अमाउंट्स में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपके जाएं। अवॉइड टेकिंग एनी काइंड ऑफ एडिक्शंस लाइक अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग। Another important thing is do not use a lot of over the counter medications. अगर आपको कोई तकलीफ है तो it is recommended you go to a doctor, visit to a doctor rather than taking over the counter medications. And extremely important, जो मैं सबको कहता हूँ, आपके परिवार में अगर कोई भी है जो 50 years के ऊपर है, जिसको लंबे समय से बीपी है, शुगर है या नहीं भी है, तो एटलीस्ट गेट अ एनुअल चेकअप डन। एनुअल चेकअप इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बहुत बार बीमारियां जल्दी पता चलती हैं तो वो आगे प्रोग्रेस नहीं करती, इसीलिए द बेस्ट गिफ्ट टू गिव ऑन अ बर्थडे टू एनीवन आई वुड से इज अ हेल्थ चेकअप। यू शुड डेफिनेटली डू दैट। थैंक यू सो मच, दैट इज़ सच अ वंडरफुल मैसेज। और डॉक्टर जितेश देशवानी, थैंक यू सो मच कि आप अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर यहाँ आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बातें आपने बताई किडनी डिजीज़ेस के बारे में। और ये एक होता है ना कि जब हमारे पास सही जानकारी हो तो हम अवेयर होते हैं, ताकि बहुत देर ना हो जाए, ताकि सही समय में हम सही जगह, सही डॉक्टर के पास पहुँच पाए और सही ट्रीटमेंट ले पाए। So once again, thank you so much for being here with us. Thank you so much, डॉक्टर जितेश देशवानी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव हमारे दर्शकों को दिए। आई एम श्योर कि उन्हें बहुत मदद होगी अपनी किडनीज़ हेल्दी रखने में। और थैंक यू सो मच आप सभी हमारे साथ जुड़े। जेड टॉक एक पहल है जिसे इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ शुरू किया गया था, और इस पहल का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको किडनी की बीमारियां और उन बीमारियों के खतरों के बारे में हम जागरूक करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जागरूक रहेंगे उतने ही ज़्यादा लोग सही इलाज सही वक्त पर ले पाएंगे।
तो इसी के साथ जेड टॉक के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज भी है, हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें और डेफिनेटली फॉलो करें। इसी के साथ मैं आसावरी आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर एक बार मिलेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।